हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो फ्लेमिंगो और विस्टास का जो हम वन शॉट सिलेबस एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, ये उसकी पार्ट सेकंड वीडियो है। क्योंकि दोनों बुक कर रहे हैं तो मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको जो फ्लेमिंगो की सारी चीज़ें बता दी थी। आज की इस बुक में विस्टास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो से एटलीस्ट कुछ आइडिया तो ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो आपके पेपर में भी दिख सकते हैं। ठीक है, वरना ये ऐसे क्वेश्चन है थीम बेस्ड ज़्यादा होंगे कि अगर थोड़ा घुमा के भी आता है तो आप लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। अगर कुछ पूछना है सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने जो सीबीएसई 2020 एग्जाम में आया था। वॉट वुड हैव सैम डन इन गेल्सबर्ग फॉर हिज लिविंग एंड वाई। सैम जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, ठीक है, प्रेजेंट में। बट आप अगर देखोगे 1890s में साइकेट्रिस्ट जैसा प्रोफेशन नहीं होता था। सो उस मनी से उसने क्या करा कि भाई कुछ पैसे को उसने एक्सचेंज करा। लगभग $800 थे। और सैम वहाँ पर चाहता था कि अपना जो है ना वो क्या कहते हैं गेहूं वगैरह का, ग्रेन्स वगैरह का बिजनेस करे, वो जानवर वगैरह का। कैटल वगैरह, या आप समझ लो। ये था, इसका आंसर आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद है व्हाट वुड यू डिस्क्राइब एज योर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, एक्सप्लेन। ये सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आ रखा है। इसमें क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई जागते हुए आप क्या, मतलब कौन सा सपना होता है। माई वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट वुड बी, मतलब मेरा वो जागता हुआ सपना ये होगा टू फाइंड अ गेटवे इनटू अ प्लेस, एक ऐसा रास्ता मुझे मिले जहां ऑल क्योर्स फॉर डिजीज, यानी कि कोई भी मुझे बीमारी रही हो तो वो मेरी ठीक हो जाए। ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको अगर ये चीज हो कि आप भाई दिन दिहाड़े कोई सपना देख रहे हो, ठीक है, जागते हुए सपना देख रहे हो, आप क्या देखना चाहोगे। भाई आप ये लिख सकते हो उसमें, या कुछ भी अपने से भी लिख सकते हो। फिर डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल एज सीन बाय चार्ली। ठीक है, जो चार्ली ने थर्ड लेवल पर देखा था वो कैसा सीन था वो आपको बताना है। चार्ली जब थर्ड लेवल पे जाता है तो वो पहले बात तो बता दूं, ये थर्ड लेवल जो इसकी इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। वो नोटिस करता है कि वो जगह बहुत छोटी है। वहाँ पे बूथ जो बने हुए हैं इंक्वायरी वाले वो वुडन के हैं। ठीक है, वहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं खासकर जो मेंस हैं, ठीक है, उन्होंने ग्रीन आई शेड्स पहन रखी हैं, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, ठीक है। और आप मतलब उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, ठीक है, उनकी कलमें बहुत बड़ी बड़ी हैं। वहाँ पे एक कैश वाला क्लर्क भी बैठा है। जब चार्ली वहाँ पर जाता है तो उसको कुछ ब्रास के स्पिटन्स भी दिखते हैं, यानी कि थूकने का एक वो कुछ होता होगा रखने का, ठीक है, जो कि उसमें थूका करते थे लोग, कुछ भी थूकना है अगर, स्पिटिंग में यूज होता है। ठीक है, ये बहुत पुराने जमाने की चीज़ें हैं। और उसने देखा कि ही नोटिस्ड अ मैन पुल अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट। वो देखता है, नोटिस करता है कि एक आदमी उसकी पॉकेट से गोल्डन वॉच जो है वो पुल करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो मैन था वॉज वियरिंग अ डर्बी हैट। वहां पर जो वो मैन घूम रहे हैं ज्यादातर, उन्होंने एक डर्बी हैट पहनी हुई है, ठीक है, एक टोपी काइंड ऑफ उसने पहनी हुई है सर पे, और ब्लैक बटन वाला सूट है, एंड स्मॉल लेपल्स एंड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक, यानी कि उसकी मूछें बहुत मोटी मोटी हैं, कलमें मोटी मोटी हैं। और ये साइड बन्स, यानी कि साइड की कलमें भी बहुत मोटी मोटी हैं, बियर्ड मोटी मोटी है। जब वो देखता है ये सारा सीन तो भाई पुराने जमाने में हुआ करता था। और जो विमेन थी वहां पे, उन्होंने भी क्या कर रखा था, लेग ऑफ मटन ब्लाउजेज एंड स्कर्ट्स। ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो बहुत पहले पहने जाते थे, तो विमेन भी पुराने कपड़ों में थी। वो नोटिस करता है ट्रेन जो है वो स्टीम इंजन की है। भाई आज तो नहीं चलती स्टीम इंजन की ट्रेन। और न्यूज़पेपर जो है ना वहाँ पे, वो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। ये ऐसा न्यूज़पेपर है जो अब छपता ही नहीं है प्रेजेंट में, ये एक पुराना न्यूज़पेपर था। ये सारी चीज़ें उसने थर्ड लेवल पर देखी थी। फिर व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट। ये 2015 2014 लगातार आता रहता है ये क्वेश्चन। महाराजा ने बैन कर दिया था अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग को, क्योंकि उसके बिना, उसके अलावा कोई अलाउड नहीं था कि वो टाइगर्स को कोई मार सके भाई। ठीक है, क्योंकि वो ये चाहता था कि 100 टाइगर्स को मारना, और 100 टाइगर्स में से एक भी वो टाइगर कम नहीं चाहता था कि भाई, क्योंकि अगर कम होता तो वो खुद मर जाता, ऐसा बोला गया था उसे। उसने सारे 100 टाइगर्स मारने के लिए सभी को बोल दिया कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा मेरे स्टेट में। हाउ डिड द टाइगर किंग किल द 100th टाइगर। ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। टाइगर किंग ने खुद एक्चुअली शूट नहीं किया था अपने 100 टाइगर को।
जो वो टाइगर है वो वीक था और वो बेहोश हो गया था, ठीक है, वो जो है उसको एक झटका सा लग गया था बुलेट का, लेकिन वो मरा नहीं था जो टाइगर था। लेकिन राजा जो किंग है उसको ये लगा था कि मैंने 100 टाइगर मार दिया है। सो किंग सेलिब्रेट करता है अपनी अचीवमेंट को कि मैंने 100 टाइगर मार दिया। बट बाद में जो किंग के साथ वाले शिकारी थे वो थोड़ा पास से देखने जाते हैं, तो भाई टाइगर तो मरा ही नहीं था, वो तो फिर से जागने लगता है। लेकिन टाइगर जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो टाइगर किंग है उसने सही से निशाना लगाया नहीं था, ठीक है। जो वो बुलेट है ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में गई थी, सो बस वो पास होते हुए गई थी। और आप अगर देखोगे कि जो बाकी के शिकारी थे, वो शूटर्स जो थे, वो नहीं चाहते थे कि राजा को ये बात बताई जाए कि वो टाइगर मरा नहीं है, क्योंकि हो सकता है राजा भाई गुस्सा मान जाए। सो महाराजा बहुत हैप्पी था कि मैंने 100 टाइगर मार दिया है। सो जब वो जाता है, ठीक है, हंटर्स फिर जाते हैं उस टाइगर के पास और देखते हैं कि वो मरा हुआ नहीं है। सो वो डिसाइड करते हैं कि हम महाराजा को नहीं बताएंगे, ठीक है। एंड उनमें से एक शिकारी ने उस टाइगर को फिर वहीं मार दिया। सो ये स्टोरी है 100 टाइगर की। What considerations influence the Tiger King to get married? ये भाई 3-4 बार क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको आप देख लो। सो टाइगर किंग जो है ना, उसने 70 टाइगर्स मार दिए थे, इसको टोटल 100 मारने थे। उसको एक प्रॉब्लम फेस हुई कि टाइगर कम हो गए उसके एरिया में। सो प्रतिबंधपुरम जो था ना, वहां पे अब टाइगर्स बचे नहीं थे ज्यादा जिनको वो मार पाए। वो डिसाइड करता है कि मैं शादी करूंगा एक ऐसी लड़की से जिसके किंगडम में बहुत ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो, ताकि मैं वहां पर जाके अपना जो है टाइगर किलिंग वाला काम जारी रखूं। सो इसलिए उसने शादी करी थी। फिर है when he was only 10 days old a prediction was made about the future of the tiger king। so वो क्या आयरनी था इस प्रेडिक्शन में, क्या प्रेडिक्शन थी, ये भी आ रखा है सीबीएसई में। सो प्रेडिक्शन ये थी कि जो क्राउन प्रिंस है, जो राजा है जिसका नाम था जंग जंग बहादुर, बचपन का नाम, वो 10 दिन का था ना, बोला गया था कि वो ही वुड डाई वन डे, एक दिन वो मरेगा, ठीक है। बट द आयरनी वॉज दैट दिस वॉज नॉट अ प्रेडिक्शन, क्योंकि भाई हर कोई तो मरता ही है, ये तो है नहीं कुछ नया बता दिया उन्होंने ये मरेगा, मरना तो सबको है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि दिस इज व्हाट द इन्फेंट टाइगर किंग, जो वो छोटा, जो टाइगर किंग जब छोटा था उसने ये प्रेडिक्शन सुन ली थी कि ये मैं एक दिन मरूंगा और 100 टाइगर की वजह से मरूंगा, ये इसने सुन लिया था, जब ही से उसको टेंशन हो गई थी टाइगर से। फिर स्टूडेंट्स ऑन आइस इज अ प्रोग्राम दैट प्रिपेयर्स ग्लोबल सिटीजन्स डिस्कस। सो स्टूडेंट ऑन आइस प्रिपेयर्स ग्लोबल सिटीजन्स, इसमें यह है कि आप जब जाते हो अपने उस अंटार्कटिका में घूमने फिरने, आपका एक्सपीरियंस बहुत अनफॉरगेटेबल रहता है जब आप वहाँ पे देखते हो, जब आप लाइव देखते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है, आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं अंटार्कटिका में। सो वहाँ पे आपको और नॉलेज मिलती है अपने एनवायरमेंटल इश्यूज पे। सो जब आप वो जब वहाँ से सीख के जाते हो ना, आप अपनी कंट्री में जाके लोगों को अवेयर करते हो, फिर आप एक अच्छे सिटीजन बनते हो। फिर है हाउ इज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव इन। ये 2020 सीबीएसई में आया हुआ है। सो हम एक हॉट एंड ह्यूमिड सिटी में रहते हैं, बल्कि जो अंटार्कटिका है वो ठंडी और एकदम जमी हुई फ्रिज्ड वेदर है वहाँ पे। सो हमारी सिटी में बहुत बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं, रोड हैं, बट अंटार्कटिका एकदम बैरन लैंड है, कोई नहीं है वहाँ पे, एकदम एकांत में शांत, ठीक है, सिटीज से बहुत दूर, और कुछ भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते वहां पे इतना खालीपन है, कुछ भी नहीं है अंटार्कटिका के अंदर, बस बर्फ ही बर्फ है। ये है। फिर है बेस्ड ऑन द चैप्टर एल्यूसिडेट एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज दैट ग्लोबल वार्मिंग विल हैव ऑन अंटार्कटिका। सो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, हमारी जो आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका के, वो पिघल रहे हैं, जिससे जो सी लेवल्स हैं वो राइज हो रहे हैं। जो अंटार्कटिक ओशियंस में मछलियां हैं वो मर रही हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और क्रेबिटर सील्स, जो सील एक जानवर होता है, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है क्योंकि उनके जो खाने पीने के सोर्सेस हैं वो सूखते जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। सो ये इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हाउ डज द राइटर इंडिकेट दैट डॉक्टर सदाओ's फादर वॉज अ ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन। कैसे पता चलता है डॉक्टर सदाओ के जो पापा थे वो बहुत ही एक ट्रेडिशनल, एक कन्वेंशनल, पुराने सोच वाले एक मैन थे। सो डॉक्टर सदाओ के पापा जो थे वो बहुत ट्रेडिशनल थे, कन्वेंशनल एक मैन थे, क्योंकि वो एक प्योर जैपनीज गर्ल को ही अपनी बहू बनाना चाहते थे भाई। बहू इन द सेंस अपने बेटे की वाइफ, ठीक है, वो एक ऐसी लड़की के ससुर बनना चाहते थे जो लड़की जैपनीज हो। सो वो ये कहते हैं ही ऑल्सो प्रेफर्ड हिज रूम टू बी इन अ जैपनीज स्टाइल, उनका कमरा भी जैपनीज स्टाइल का होता था, कोई मॉडर्न चेयर टेबल नहीं होती थी।
फिर है इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाओ फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट द सी शोर। सो समुद्र के किनारे अमेरिकन सोल्जर जो है वो कैसी कंडीशन में मिला था। सो डॉक्टर सदाओ और हना ये देखते हैं कि अमेरिकन सोल्जर जो है वो सी शोर पर पड़ा था, बिल्कुल अधमरी स्टेट में, वो बहुत खून खराबा ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि गोलियां लगी हुई थी। और बिकॉज द सी थ्रू हिम ऑन द रॉक्स, वो समुद्र की लहरों ने उसको पटक दिया पत्थरों पर जाकर, वो लग नहीं रहा था कि जिंदा जी पाएगा, ऐसी कंडीशन थी उसकी। Sadao and Hana look upon their time in America with disdain due to the prejudice that they were subjected to। यानी कि जो एक रेशियल जो एक भेदभाव हुआ सदाओ और हना के साथ अमेरिका में, वो पूछा जा रहा है। सो यस, रेशियल प्रिजुडिस कैन हैव अ डीप इम्पैक्ट। ये जो रेसिज्म, किसी की रेस के ऊपर आप किसी के साथ भेदभाव करते हो, ये एक डीप इम्पैक्ट डाल सकता है लोगों के ऊपर। सो सदाओ और हना का जो टाइम रहा अमेरिका में, उन्होंने ये बहुत सब चीजें फेस करी, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह। अमेरिकन जो होते थे वो जैपनीज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। सो ऐसे में जो लोग थे जापान के, वो अमेरिकन को भी अपनी जिंदगी भर तक फिर अच्छे से ज्यादा ट्रीट नहीं करते थे, मतलब वो अच्छा नहीं समझते थे उन्हें। How did Dr. Sadao resolve the conflict in his mind between his loyalty to his country and his duty as a doctor? So डॉक्टर सदाओ के मन में ये था, मैं एक डॉक्टर हूं, क्या ये अमेरिकन मेरा दुश्मन है, मुझे इसे बचाना चाहिए, या फिर मुझे अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहकर इसको मरने देना चाहिए। जब वो अपने वरांडा से बाहर निकलता है, डॉक्टर सदाओ होकी जो इसका पूरा नाम है, वो देखता है कि एक आदमी धीरे 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 गोल्डन बालों वाला अमेरिकन सोल्जर एक समुद्र किनारे पड़ा है, ठीक है, और जैपनीज अथॉरिटीज ने उनको गोलियां मारी हुई हैं बहुत ज्यादा। सदाओ इस सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं इसको मरने दूं, या फिर मैं ये एक बंदा ऐसी दिलेमा में फंस गया है, मैं एक डॉक्टर के नाते अपना फर्ज निभाऊं। होता क्या है कि जो हमने एक ओथ ली होती है ना, डॉक्टर बनते हैं तो एक आप शपथ लेते हो, कसम खाते हो कि आप किसी को मरने नहीं दोगे जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देते हो। ऐसे में उसकी लॉयल्टी जो है कंट्री की, वो भी उसके दिल में आ रही थी। और अगर वो एनिमी को हेल्प करेगा, ऐसे में लगता है कि वो देशद्रोही गए, है ना, देशद्रोह कर रहे हैं। ऐसे में फिर डॉक्टर की ट्रेनिंग जो है वो ये सिखाती है कि आपको लाइफ्स बचानी है लोगों की। अब यहाँ पे ये बंदा फंस गया, लेकिन अब ये इसको मरने नहीं देना चाहता था। ऐसे में उसने इस डिलेमा को सॉल्व किया, पहले मैं इसको ट्रीट कर दूंगा, ठीक है, जो बंदा है जो मरने वाला है उसको बचा दूंगा, बाद में उसको हैंड ओवर कर दूंगा अथॉरिटीज को, वो देख लेंगे जैसे करना है। तो इस तरीके से उसने अपने इस मैटर को रिसॉल्व करा। फिर हाउ डू यू थिंक डैरीज मदर कंट्रीब्यूट्स टू हिज सेंस ऑफ एलिनेशन एंड आइसोलेशन। यहाँ पे क्या है, डैरी की जो मदर है वो बहुत प्रोटेक्टिव है अपने बच्चे को लेकर, एंड डिडंट अंडरस्टैंड हर सन्स लॉन्गिंग फॉर अ कंपेनियनशिप, कि वो नहीं समझ पा रही कि उनके बेटे को कोई कंपेनियन चाहिए, और वो अपने बेटे को सफर कर, मतलब ये समझ लो इतना वैसे रख रही है आइसोलेट करके दुनिया से, अपने घर में रहो, तुम्हारी फेशियल इंजरी है, फेस जला हुआ है, तुम कहीं बाहर मत जाओ, लोग तुम्हें गलत गलत बोलेंगे, लोग तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। हालांकि ये सही बात नहीं है, अगर कोई बच्चे को ऐसा है तो उसको दोस्त बनाने चाहिए, एटलीस्ट उसको अच्छा लगेगा। अगर वो घर पे ही बैठा रहेगा तो भाई उसको तो और ज्यादा हेल्पलेस फील होगा ना, जैसे वो एक विक्टिम है। Why does Mr. Lamb leave the gate of his house always open? मिस्टर लैम के घर का दरवाजा हमेशा ओपन क्यों रहता था? क्योंकि मिस्टर लैम हमेशा से ये चाहते थे कि कोई आए, ठीक है, वो लोगों से बहुत प्यार करते थे, दोस्ती करना पसंद था उन्हें, लोगों से नई नई चीजों को वो सीखते थे। जो भी वो आते थे उनसे बात करते थे तो वो भी वापिस उनसे अच्छे से बात करते थे। यही था रीजन कि उनका गेट ओपन रहता था। Why did Derry refuse to believe what his mother said against Mr. Lamb? यहाँ पे उसकी मदर ने बहुत कुछ समझाया था डैरी को, मत जाना दोबारा लैम्ब के पास में, मैं बता दे रही हूँ, ये है वो है। डैरी ने ना ये चीजों पे विश्वास करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उसने मिस्टर लैम्ब से मिलकर देखा कि भाई वो इतना काइंड अंकल है उसका, ठीक है, वो मिस्टर लैम्ब बहुत काइंड था, ठीक है, और वो मान ही नहीं सकता कि वो मिस्टर लैम्ब कभी भी डैरी के लिए कुछ गलत सोचेगा। उसने मिस्टर लैम्ब से बहुत सारी चीजें सीखी थी, काफी इंप्रेस था वो। इसलिए वो, जैसे कि इसको जो है मिस्टर लैम्ब बताते थे डैरी को कि लोग अगर गॉसिप कर रहे हैं इग्नोर करो, ठीक है, लोग अगर तुम्हारा मजाक बना रहे हैं इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर, अकेले मत रहो, लोगों से मिलो जुलो, जो तुम्हें समझता है उसे समझो। ये सब बातें थी। फिर हाउ डज मिस्टर लैम्ब रिएक्ट व्हेन डैरी एंटर्स हिज गार्डन। डैरी जब गार्डन में एंटर करता है, होता क्या है, मिस्टर लैम्ब कॉल्स आउट डैरी, वो डैरी को बुलाते हैं मिस्टर लैम्ब,
और उसको बोलते हैं कि ये जो सेब वगैरह गिर गए हैं, ठीक है, इसको उठाओ एक बारी। और वो उसके बाद लैम्ब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं डैरी को कि मैं कौन हूँ, मेरी टांग नकली है या जो भी है, मतलब मैं बैठा हूँ, मेरे पास कोई आता वता नहीं है। वो सारी बातें अच्छे से उसको वेलकम करके गार्डन में बिठाता है डैरी को, और बहुत सारी बातें करके उसको मोटिवेट करता है वो बच्चे को। फिर उसके बाद है जिटकला सा मेंशन द इंडिग्निटीज शी हैड टू सफर एज अ चाइल्ड। जिटकला सा ने बहुत सारी चीजें फेस करी अपने बचपन में, ठीक है, कि ये चीजें कैसे एक बच्चे के मोराल को तोड़ सकती हैं। सो आप अगर देखोगे जो इनडिग्निटीज होती हैं वो किसी भी बच्चे का मोराल तोड़ सकती हैं, ठीक है। और बच्चा सेफ फील नहीं करता, काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है, बच्चे के साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक तो बचपन में कुछ ऐसा हो जाए, फिर बाद में एडल्टहुड में भी आपको वो बातें याद आती हैं। सो ये जिटकला सा के साथ एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे। जैसे आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, ये जिटकला सा की खुद की लाइन है कही हुई। सो ऐसा वो क्यों फील करती है और वाई। सो जब वो अपने पहले दिन जाती है वेस्टर्न स्कूल में, जिटकला सा नाम की जो लड़की है और जो उसके बाकी नेटिव अमेरिकन गर्ल्स हैं, उनको वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने थे और शूज़ पहनने थे, ठीक है, ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनने थे उनको। सो जिटकला सा जो है वो अपने ब्लैंकेट से निकलकर, ठीक है, आप अगर देखोगे कि विच वॉज अ पार्ट ऑफ हर ट्रेडिशनल अटायर, ठीक है, जिटकला सा को अपने ब्लैंकेट वगैरह से बाहर निकलना था और दिस मेड हर फील अनक्लोथ। और जब वो अपना वो ब्लैंकेट वगैरह जो भी है साथ नहीं रखती थी, उसे लगता था कि मैंने कपड़े ही नहीं पहने हैं, बहुत एम्बेरसिंग लगता था उसे। सो उसे लगता था कि मानो कि बस बहुत गलत हो रहा हो, जैसे कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा हो। हाउ डिड जिटकलासा फील व्हेन हर हेयर वाज शिंगल्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो जब उसके बाल काटे जाने वाले थे, जिटकलासा को फील हो रहा था कि जैसे बस उसकी आत्मा मर गई हो। सिंस द डे शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर वोम, जब वो अपनी माँ से दूर हुई थी जिस दिन से, शी हैज सफर्ड मैनी इंडिग्निटीज, उसको बहुत बुराइयां देखनी पड़ी थी। लोग उसको देखते थे, उस पर मजाक उड़ाते थे, ठीक है, जैसे कि वो कोई मतलब गुड्डा गुड़िया हो, वुडन का पपेट हो, जैसा वो बोलते थे उसको वैसा करना पड़ता था, ठीक है। सो ये बहुत ही मतलब बुरा हो रहा था उसके साथ में। और उन जो उसके बाल थे, ऐसे उसके बालों को वो कर दिया गया, एकदम काट दिया गया जैसे कि वो कोई कॉवर्ड हो, ठीक है, या वो कोई डरपोक सी हो लड़की, ऐसा था। फिर अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज इनह्यूमन टू। वाई एंड हाउ डिड बामा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट। अनटचेबिलिटी एक क्राइम नहीं है, बल्कि एक अमानवीयता वाला व्यवहार है। कैसे? सो बामा अनटचेबिलिटी के खिलाफ खड़ी होना चाहती थी। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ थर्ड ग्रेड में पढ़ती है, जब वो अपना स्कूल से घर जा रही होती है, वो देखती थी जो गली मोहल्ले में बाजार लगे होते थे, स्टॉल लगे होते थे, जो प्लेस वगैरह चलते रहते थे ना, और गुड्डा गुड़िया या बंदर का कोई भी नाटक वगैरह। एक दिन वो नोटिस करती है कि एन एल्डर फ्रॉम, एक एक बड़ा एक एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था उसकी गली से, एक पैकेट था जिसमें फ्राइड वदाई थी, ठीक है, कुछ खाने की चीज़ होगी, बस वो पैकेट के अंदर थी। सो वो लैंडलॉर्ड ने मंगवाया था उससे खाने का सामान, उस व्यक्ति से, उस बुजुर्ग से, लेकिन उसको पैकेट में बंद करके फिर खाना लाने को कहा था कि उसका हाथ ना टच हो खाने पर, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड अपर कास्ट का था और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो उस टाइम पे लोअर कास्ट का था। सो ऐसे में पहले तो उसको बामा को मतलब उसको ये लगा कि ये बहुत फनी सा है, पैकेट में क्यों पकड़ रखा है। बाद में उसे पता चला जब उसके बड़े भाई अन्ना ने उसको समझाया कि बेटा ये मजाक नहीं हो रहा, ये एक लाइव एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का। सो जब वो बताता है उसका भाई उसको, फिर वो देखते ही तो बहुत अनफेयर है, ये तो बहुत इनह्यूमेन है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। सो उसका भाई उसको बोलता है कि बामा तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एजुकेट हो जाओ, उसके बाद हम लोगों को सुधारेंगे। सो वो अपनी भाई की एडवाइस सुनती है, अपनी क्लास में फर्स्ट भी आती है, लोगों को बताती भी है और अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है लड़ाई भी लड़ती है। और आज की डेट में एक बहुत अच्छी ऑथर भी बन गई है जो सोशल जस्टिस और अनटचेबिलिटी पे लिखती भी है। तो ये बामा की स्टोरी थी। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।